बंधुओं, जय श्री राम। मैं प्रमोद खरे आज आपके सामने हिंदू जागरण के प्रतीक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करूंगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ इस समय जो षड्यंत्र रचा जा रहा है या उनके खिलाफ जो साजिश हो रही है, आज उसके बारे में ज़रूर चर्चा करूंगा। 2024 का जब से लोकसभा का चुनाव परिणाम आया है और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीती है और उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि एनडीए को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और माननीय मोदी जी इस देश के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन गए हैं, परंतु लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही देश में केवल इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की हार हुई है या उसकी सीटें कम हुई हैं, तो पूरा माहौल इस तरह का क्रिएट किया गया है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी यदि उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करती तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाता। और सारे देश में ऐसे लग रहा है जैसे सारे देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा है, केवल उत्तर प्रदेश में ही खराब रहा है, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। आज मैं वही सब मुद्दे आपके सामने रखने वाला हूं कि किस तरह योगी जी के खिलाफ ये षड्यंत्र और साजिश हो रही है। अब मैं बात करूंगा, जैसे उत्तर प्रदेश में ही ले लें कि पिछले बार 2019 में भारतीय जनता पार्टी की 64 सीटें आई थी और इस बार 33 सीटें आई हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी आधे से एक अधिक सीट उत्तर प्रदेश में जीती है। जबकि हम दूसरे राज्यों की बात करें तो सबसे पहले जहां सबसे शर्मनाक प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है वह राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी 28 सीटों पर चुनाव लड़ी और 9 सीटें जीती, जबकि 2019 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के 23 सांसद थे। यदि 23 सांसद जिस पार्टी के थे उसके इस बार 9 सांसद जीते हैं, तो यदि उत्तर प्रदेश के हिसाब से गणना की जाए तो यहाँ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन सबसे शर्मनाक रहा है। मगर आपने कभी लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की तो चर्चा लगातार हो रही है, परंतु महाराष्ट्र की क्या कोई चर्चा सुनी कि वहाँ के मुख्यमंत्री को बदलना चाहिए या वहाँ के जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, उनसे या उन्होंने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई बगावत की हो या इस्तीफ़ा मांगा हो, इस तरह का कोई घटनाक्रम महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है। जबकि प्रदर्शन उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा खराब। एक और राज्य है हरियाणा, जहाँ पिछले बार 10 में से 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और इस बार 10 में से 5, मतलब वहाँ 50% सीटें हार गए। इसके बाद भी क्या वहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की चर्चा हो रही है कि उन्हें बदला जाना चाहिए या उनसे इस्तीफ़ा मांगना चाहिए? कोई चर्चा नहीं। और वहाँ लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तक श्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने लोकसभा चुनाव के थोड़े पहले ही इस्तीफ़ा देकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनवाया। वहाँ जब 50% सीटें हार गए तो क्या खट्टर जी की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है, या नायब सिंह सैनी की कोई जिम्मेदारी पार्टी द्वारा निर्धारित की गई? खट्टर जी को तो मोदी जी की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री का पद भी मिल गया है, उन्हें तो पुरस्कृत किया गया है। और दूसरी ओर पूरा षड्यंत्र और साजिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ रचा जा रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? एक राज्य और है राजस्थान। राजस्थान में पिछले बार 25 में से 25 सीटें भाजपा जीती थी, इस बार केवल 14 सीटें जीती हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ 11 सीटों का नुकसान हुआ है, परंतु वहाँ के मुख्यमंत्री की तो कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि वहाँ के जो नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, उनके बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए या उन्हें बदलना चाहिए। कोई राजस्थान की भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में पिछले बार भारतीय जनता पार्टी की 18 सांसद थे
और इस बार केवल 12 सांसद रह गए। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ काफ़ी नीचे आया है, ना वहाँ बंगाल की चर्चा हो रही है। आखिर क्या कारण है कि केवल एक व्यक्ति को ही टारगेट किया जा रहा है, और वो व्यक्ति आज सारे भारत में ही नहीं सारी दुनिया में हिंदुत्व का एक प्रतीक बन गया है। और मुझे लगता है कि शायद यही बात लोगों को अखर रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका आज मोदी जी के बाद यदि किसी का नाम लिया जाता है तो योगी जी का ही नाम लिया जाता है, क्योंकि योगी जी ने अपने 7 वर्षों के कार्यकाल में जो उन्होंने काम करके दिखाया है वो आज तक के इतिहास में कोई मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में नहीं कर पाया है। और 1985 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है। जब 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के जब चुनाव हुए, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें जीती थी। तब योगी जी कहीं पिक्चर में नहीं थे। उस समय उत्तर प्रदेश में पार्टी संगठन की पूरी बागडोर श्री अमित शाह जी संभाले हुए थे, और अमित शाह जी ने ऐसी व्यूह रचना रची, इस तरह से पार्टी को खड़ा किया, उसके लिए उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने लग के, और मोदी जी चूँकि उस समय देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे, और मोदी जी ने जो इस देश में ऐतिहासिक विकास और उन्नति की है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता सपा और बसपा से ऊब चुकी थी। एक बार वहाँ सपा की सरकार आती थी, फिर बसपा की आती थी, फिर सपा की आती थी, फिर बसपा की आती थी। इस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता एक अच्छा विकल्प तलाश रही थी। उस विकल्प को तैयार करने में मोदी जी और अमित शाह जी ने जो अथक मेहनत की, उससे वहाँ भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत मिली। और उसके बाद योगी जी उस समय कहीं कोई पिक्चर में नहीं थे। मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई तो उस समय 2 नाम बहुत चर्चा में थे, एक केशव प्रसाद मौर्य और एक जो आजकल जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं श्री मनोज सिन्हा। और यहाँ तक बिल्कुल फाइनल हो गया था कि मनोज सिन्हा जी को सूचना दे दी गई थी और वो लखनऊ के लिए प्रस्थान भी कर गए थे, परंतु अचानक ऐसा क्या हुआ, जो भी हाई लेवल पे मीटिंग हुई हो, मोदी जी ने उसमें प्रयास किया होगा, अमित शाह जी ने प्रयास किया होगा, और आरएसएस की तरफ से प्रयास हुआ होगा, और अचानक योगी जी को वहाँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया। और जैसे ही योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो 5 वर्ष जो उन्होंने काम किया, सबसे पहला जो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या थी कि वहाँ बहुत ही लचर कानून व्यवस्था थी, अपराधियों का बोलबाला था, गुंडों की वहाँ सरकार चलती थी, माफियाओं का वहाँ इलाकों में राज्य चलता था। और योगी जी ने आते ही इन 5 वर्षों में इन सारे लोगों पे ऐसी नकेल कसी कि उत्तर प्रदेश की जनता एक राहत महसूस करने लगी। और योगी जी ने जो नाम कमाया, माफियाओं को जेल पहुंचाया, गुंडों को जेल पहुंचाया, और उत्तर प्रदेश का पूरा वातावरण ही बदल दिया। उत्तर प्रदेश में लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूत की। उत्तर प्रदेश में अन्य जो भी विकास की रफ्तार उन्होंने बढ़ाई। उत्तर प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी कि उत्तर प्रदेश में बिजली तो 24 घंटे में 1-2 घंटे आती थी। मतलब यदि योगी जी के विकास की चर्चा करेंगे तो काफ़ी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, परंतु योगी जी ने अपने उन कार्यकाल में, और सबसे बड़ी बात योगी जी की ये रही कि उन्होंने वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन दिया। उस कारण से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होती थी। कई मंत्री तो उत्तर प्रदेश में ऐसे थे कि वो एक ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि मोदी जी ने जो योगी जी को फ्री हैंड दे रखा था। और योगी जी और मोदी जी इस मामले में दोनों एक हैं कि भ्रष्टाचार को वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। इस कारण एक बहुत बड़ा, जिसे हम गैंग ही कहेंगे, योगी जी के खिलाफ़ हो गया। फिर 2022 में जब फिर विधानसभा के चुनाव हुए तो योगी जी ने
उस समय भी 255 सीटें लेकर 2022 में पुनः सरकार बनाई। योगी जी ने लगातार 5 साल मुख्यमंत्री रहते हुए दोबारा लगातार सत्ता में लौटना किसी पार्टी के लिए बहुत बड़ा विषय होता है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में तो ये 1985 के बाद कभी हुआ ही नहीं था। इसलिए योगी जी को आज क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों आज उनके जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं वो कैबिनेट की मीटिंगों में भी नहीं आ रहे हैं और बार बार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, तमाम तरह की मीटिंगें हो रही हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश योगी जी को हटाने के लिए पीछे पड़ी हुई है। क्योंकि आप देखिए, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है कई मुद्दे उसके बाद देश में आए। जैसे नीट की चर्चा हुई, नीट का बड़ा हो हंगामा हुआ, परंतु आज क्या आपको नीट की कहीं चर्चा दिखाई देती है? आज सोशल मीडिया से, टीवी से, समाचार पत्रों से नीट का विषय गायब हो गया है। अभी हाथरस में एक जो कांड हुआ था, जहाँ वो भोले बाबा का सत्संग चल रहा था, वहाँ सैकड़ों लोग मर गए, उसकी भी ज़बरदस्त चर्चा चली। उस समय मैंने भी एक वीडियो बनाया था इसके बारे में, फर्जी बाबाओं के बारे में। उस समय मैंने भी कहा था कि हमारे देश के लोगों की याददाश्त बड़ी कमज़ोर है, इस तरह के एक बाबा आएंगे, इस तरह की घटना होगी और कुछ दिनों बाद लोग उसको भूल जाएंगे। और अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, आज उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है कि बाबा कहाँ है, फरार है, बाबा पे तो कोई केस भी दर्ज नहीं हुआ। आज उस कांड की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही। परंतु जब से लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आया है तब से उत्तर प्रदेश की लगातार चर्चा हो रही है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश को टारगेट किया जा रहा है? क्यों महाराष्ट्र की चर्चा नहीं हो रही है? क्यों राजस्थान की चर्चा नहीं हो रही है? क्यों हरियाणा की चर्चा नहीं हो रही है? क्यों बंगाल की चर्चा नहीं हो रही है? बंगाल की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, अभी आप सब लोगों ने सोशल मीडिया, अखबारों में, टीवी में देखा होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद वहाँ के कार्यकर्ताओं को अपने प्राण बचाने के लिए कार्यालयों में शरण लेनी पड़ी। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है बंगाल में। इसके पहले पिछले बार विधानसभा चुनाव हुआ था, तब भी यही स्थिति बनी थी। जब वहाँ पंचायत के चुनाव हुए थे तब भी यही स्थिति बनी थी, और 2019 के लोकसभा चुनाव के समय भी यही स्थिति बनी थी। वहाँ कई कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो चुकी हैं, कई लोगों को मारा पीटा गया, कई लोगों के घरों को आग लगाई गई। परंतु बंगाल के बारे में मोदी सरकार के द्वारा कोई कदम न उठाया जा रहा है, इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। क्योंकि वहाँ तो योगी आदित्यनाथ नहीं है, वहाँ तो जो कुछ भी निर्णय करना है केंद्र की सरकार को ही करना है, और लगातार केंद्र की सरकार द्वारा बंगाल पे कोई निर्णय ना होने के कारण आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ 18 से 12 सीटों पर आ गई है, और वहाँ का जो कार्यकर्ता है उसका मनोबल निरंतर टूटता जा रहा है। इसलिए जब तक उसे सरकार का सहारा नहीं मिलेगा तब तक पश्चिम बंगाल की स्थिति और सुधरने वाली नहीं है। और अभी तो पश्चिम बंगाल में एक नया विषय आ गया है कि जो ये कानून, देश में जो नए कानून लागू हो गए हैं, उन कानूनों को भी पश्चिम बंगाल अपने यहाँ लागू करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब पश्चिम बंगाल राज्य एक इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे वो इस भारत गणराज्य का हिस्सा ही ना हो। इसलिए पश्चिम बंगाल की ओर सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से प्रचार कर रही है, इस तरह से पूरे देश में माहौल बन रहा है कि योगी जी के खिलाफ़, कि योगी जी को बदला जाएगा, इस तरह की जो चर्चा चल रही हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आत्मघाती होगी। क्योंकि आज देश में जो भी पिछला जो अभी चुनाव हुआ है, यदि वहाँ प्रत्याशियों से जब ये पूछा जाता है कि आप अपने यहाँ किसकी सभा कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला नाम माननीय प्रधानमंत्री जी का आता है और दूसरा नाम योगी जी का आता है। आज योगी जी को बंगाल भी बुलाया जाता है, आज योगी जी को दक्षिण के राज्यों में बुलाया जाता है, आज उन्हें तमिलनाडु में भी उनकी डिमांड है, उनकी बिहार में भी डिमांड है, मध्य प्रदेश में, हर राज्य में यदि सबसे ज़्यादा किसी नेता की डिमांड रहती है तो वो माननीय योगी जी है। माननीय योगी जी की इसी प्रतिभा के कारण मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। आखिर क्यों महाराष्ट्र की चर्चा नहीं है, क्यों राजस्थान की चर्चा नहीं है, क्यों बंगाल की चर्चा नहीं है,
क्यों हरियाणा की चर्चा नहीं है? वहाँ किसी को बदलने की कोई बात नहीं हो रही है। अभी महाराष्ट्र में कल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गए, उन्होंने वहाँ एक विशाल कार्यकारिणी को संबोधित किया और उन्होंने वहाँ यही लोगों से आह्वान किया कि हम सबको मिलके अगला विधानसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि वहाँ 4 महीने बाद ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है। परंतु इस तरह का कोई भी मैसेज उत्तर प्रदेश में नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अभी प्रदेश कार्य समिति हुई, वहाँ भी इस तरह के बयान दिए गए। जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य के संगठन से बड़ा कोई नहीं होता। ये बिल्कुल सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन ही सर्वोपरि है। पर उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में तो मुझे जो जानकारी है कि वहाँ योगी जी से पूछ के ना तो संगठन की नियुक्ति होती है और न सरकार में किसे मंत्री बनना है, किसे उप मुख्यमंत्री बनना है, ये सब दिल्ली से तय होता है। और जो टिकट भी इस बार बांटे गए थे उसकी भी चर्चा है कि उसमें भी योगी जी की बात नहीं सुनी गई। जब उत्तर प्रदेश में आप उप मुख्यमंत्री केंद्र की सहमति से बनता है, उत्तर प्रदेश में संगठन का प्रदेश अध्यक्ष केंद्र की सहमति से बनता है, उसमें योगी जी की कोई राय नहीं ली जाती है। टिकट वितरण में भी योगी जी की राय को उतना महत्व नहीं दिया जाता और जब पराजय होती है तो पूरा टीकरा योगी जी के सिर पर फोड़ने की जो साजिश कुछ भारतीय जनता पार्टी में जो ऐसे तत्व हैं जिनकी योगी जी के कारण दाल नहीं गल रही है, क्योंकि योगी जी एक निष्पक्ष प्रशासन और सख्त प्रशासन के लिए जाने जाते हैं और कई बार योगी जी बहुत ही शांत प्रवृत्ति से इन सबको देख रहे हैं। जबकि योगी जी का इतिहास आप सबको पता होगा कि 2002 में एक बार योगी जी ने उनके मन का एक प्रत्याशी, जब भाजपा ने 2002 में उनके मन का प्रत्याशी नहीं दिया तो उन्होंने अपनी हिंदू युवा वाहिनी के एक प्रत्याशी को खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरवा दिया था। ऐसे उनके बारे में 2-3 उदाहरण और हैं। 2007 में भी विधानसभा चुनाव हुए जब, तो योगी जी ने अपनी हिंदू युवा वाहिनी के लिए 36 टिकट मांगे और उन्होंने घोषणा कर दी थी कि हम भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे देंगे। तब आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनसे मुलाकात की, उन्हें मनाया और उनके हिंदू युवा वाहिनी के 16 या 17 लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया। ऐसा उदाहरण 2012 के विधानसभा चुनाव का भी है। उस समय भी बांसगांव में एक उपचुनाव था और वहाँ कमलेश पासवान की माता जी को टिकट दिया गया था। तब भी योगी जी ने उसमें विद्रोह किया था। अंत में नितिन गडकरी जी ने उन्हें मना कर जैसे तैसे उन्हें मनाया गया था। पर योगी जी ने ये कहा था कि ये जो आप टिकट दे रहे हैं ये टिकट ठीक नहीं है, ये चुनाव नहीं जीतेंगे। और परिणाम भी वही हुआ कि वो चुनाव नहीं जीती। इसलिए आज जो योगी जी के खिलाफ ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र में यदि षड्यंत्रकारी सफल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक समय उत्तर प्रदेश में 4थे और 5वें नंबर पर पहुंच गई थी, आज उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी है। और यदि इसी तरह एक अच्छे मुख्यमंत्री जिन्होंने आतंक गुंडागर्दी के खिलाफ जो परचम लहराया है, उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम माफियाओं को ज़मीन में गाड़ देंगे, तो उन्होंने ज़मीन में ही गाड़ा है। क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के जो षड्यंत्र योगी जी के खिलाफ किए जा रहे हैं उसे बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करना होगा और सभी लोगों को एक साथ मिलके आने वाले जो 10 विधानसभा के उपचुनाव हैं उसमें साथ में मिलकर भारतीय जनता पार्टी को एक शक्ति के रूप में वहाँ अपने आप को प्रदर्शित करना होगा। अन्यथा जो अभी 13 उपचुनाव के जो परिणाम आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक संकेत नहीं है। इसलिए हम अपेक्षा करेंगे कि षड्यंत्रकारियों को अपनी इस योजना में वो सफल ना हो और योगी जी को फ्री हैंड देते हुए उत्तर प्रदेश में इन विधानसभा चुनाव में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लग जाना चाहिए। पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है इस बात पर विचार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं और मुझे प्रोत्साहित करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत दोस्तों।